नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं ट्रू एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके हम 3 पार्ट पहले कर चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। यहाँ से आपके 15 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे और बचे हुए 15 नंबर जो कि पेडागॉजी के होते हैं। पेडागॉजी हालांकि हर सब्जेक्ट में आती है 15-15 नंबर की, तो टोटल 75 नंबर की आती है। इस 75 नंबर को आप एक वीडियो देखकर अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। वो इस चैनल पे पड़ा हुआ है, उसे देखने के लिए आपको यूट्यूब ओपन करना होगा। उसके बाद यूट्यूब ओपन करने के बाद में सर्च बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीटेट ट्रू एग्ज़ाम। सीटेट ट्रू एग्ज़ाम ये लिख के आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही यूट्यूब पर आप ये लिख के सर्च करेंगे सीटेट ट्रू एग्ज़ाम, जो पहला वीडियो आपके सामने ओपन होके आएगा, ये देखिए यहाँ पे, यही है वो वीडियो। इसको आप देख लेंगे। ये 24 मिनट का वीडियो है, इसको आप पूरा देखेंगे ध्यान से तो आपकी समझ अच्छे से विकसित हो जाएगी। इस एक वीडियो से आपके 75 नंबर कवर हो जाएंगे। 2-3 बार ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा शिक्षण शास्त्र। इसमें रामबाण ट्रिक्स बताई गई हैं, टैग वर्ड्स बताए गए हैं। ज़रूर जाके इस वीडियो को देखिएगा, लेकिन पहले जो ये मैं वीडियो बता रहा हूँ ये देख लीजिए। इसको देखने के बाद में आपकी समझ अच्छे से विकसित हो जाएगी। इसमें शिक्षण शास्त्र की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई गई हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेफिथिन्स पौधा, जो कि एक शिकारी पौधा होता है। इसके बारे में यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम ये यहाँ से डिस्कस करेंगे वेलक्रो से। पूरा ध्यान से वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही आपका डायरेक्टली आ जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखते रहिए, ज़रूर ही आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे दिया हुआ है वेलक्रो। वेलक्रो क्या होता है? स्विट्ज़रलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल थे, उनके द्वारा ये निर्मित किया गया था। इसकी क्या खासियत होती है? ये जो होता है ये कपड़ों, जूतों, बैग आदि में प्रयोग किया जाता है। आपने चिपकाने वाला देखा होगा कई बार, जैसे आप अपने बैग्स को चिपकाते हैं या फिर जूतों को, मतलब 2 साइड होती हैं, एक साइड को ले जाके उसमें रखते हैं तो वो उसमें ही चिपक जाता है। जैसे बैग्स में भी लगा होता है, आपने देखा होगा, उसे वेलक्रो बोलते हैं। तो इसकी खोज जो थी वो जॉर्ज मेस्ट्रल ने की थी, आपसे पूछा जा सकता है। और वो कब की थी? 1948 में। तो ये कपड़ों, जूतों, बैग आदि में यूज होता है। इस तरह से इसको यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। हरी मिर्ची पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। हरी मिर्ची जो है वो पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। टमाटर और आलू भी। वहीं कॉफ़ी के बारे में दिया है, कॉफ़ी और भिंडी अफ्रीका से आई है। बंद गोभी और मटर यूरोप से आई है। सोयाबीन चीन से आई है। तो ये सब कुछ खाने वाली चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया था। आगे देखते हैं। अल बरूनी उज़्बेकिस्तान से भारत आया था 1973 को, 1000 वर्ष। 1973 को ये आया था, 1000 वर्ष पूर्व। अल बरूनी एक यात्री था जो कि उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। वहीं आगे दिया हुआ है घड़सीसर तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। घड़सी जो जैसलमेर के राजा थे, उन्होंने घड़सीसर तालाब बनवाया था और अपने नाम पर ही इसी का नाम रख दिया, घड़सीसर तालाब। नेक्स्ट है मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। दुनिया का सबसे खारा सागर जिसे बोल सकते हैं या नमकीन बोल सकते हैं, तो वो मृत सागर है। इसके 1 लीटर से 300 ग्राम नमक बनाया जा सकता है। बताइए, सिर्फ 1 लीटर से 300 ग्राम नमक बन जाएगा, ये इतना खारा है मृत सागर। तो इसके बारे में आप ये याद रख सकते हैं। ये वाला सीटेट 2019 में पूछा गया था। ये जो नीचे दिया हुआ है सिनकोना वाला, ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सिनकोना पेड़ की छाल से मतलब सिनकोना जो होता है, उसकी जो पेड़ की छाल होती है, उससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है। बताइए कितना ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है ये पौधा। इससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है, वो भी इसकी छाल से। आगे देखते हैं। एनीमिया जो होती है उसमें हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी हो जाती है एनीमिया रोग में। इसके क्या उपाय हैं? गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं जिसको भी एनीमिया हुई हो। आगे दिया हुआ है साथियों, रोनाल्डो रोस जो कि भारतीय मूल के थे, उन्होंने ही बताया था कि मच्छर से मलेरिया फैलता है। तो उनका नाम याद रखिए, रोनाल्डो रोस। आगे दिया हुआ है मिजोरम में मिजो भाषा यूज़ होती है। वहीं नीचे दिया हुआ है रैपलिंग। रैपलिंग मीन्स होता है पहाड़ से उतरना। पहाड़ से जब नीचे उतरते हैं तो उसको रैपलिंग बोला जाता है। वहीं आगे
हिमालय माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय की ही चोटी है पर चढ़ने वाली महिला जो थी उनका नाम बछेंद्री पाल था। ये संसार की 5वीं महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ये गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली हैं। गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली हैं ये बछेंद्री पाल जो हैं। 23 मई 1984 के दिन ये 1:07 पर चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। और ये देखिए नीचे जो दिया हुआ है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागर माथा है। सागर माथा जो है वो माउंट एवरेस्ट का ही दूसरा नाम है। नेपाल में लोग इसे सागर माथा बोलते हैं और हम लोगों के यहाँ मतलब इंडिया में माउंट एवरेस्ट बोला जाता है। आगे दिया हुआ है दोस्तों, गोलाकोंडा का किला 1518 से 1687 तक कुतुब शाही सुल्तानों ने राज किया था। तो ये जो डेट्स दी हुई हैं ये आप याद रख सकते हैं कि 1518 से लेकर के 1687 तक कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा के किले पे राज किया था। आगे दिया हुआ है, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। 1969 में ये चांद पे गए थे। यहाँ नीचे दिया हुआ है, मुंबई से दिल्ली की जो दूरी है वो 1400 किलोमीटर है। दोस्तों होता ऐसा है कि ये जो आपके सामने फैक्ट्स लिखे हुए हैं ये एनसीईआरटी की बुक्स में ऐसे ही दिए होते हैं। उसमें कोई चैप्टर होगा तो उसी से फैक्ट लिया गया है कि दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी कितनी है, 1400 किलोमीटर। तो आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। तो ये जो फैक्ट सामने लिखे हुए हैं ये छाँट के इम्पॉर्टेंट ही लिखे हुए हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते चलें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। आगे दिया हुआ है कि लद्दाख लेह में पहली निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। तो आपसे पूछ सकता है पेपर में कि कहाँ पर मतलब जो घर बने होते हैं उनकी जो पहली मंजिल होती है यानी कि जो नीचे की मंजिल होती है उन पे खिड़की नहीं होती है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि वो लद्दाख और लेह में। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। वहाँ की जो छतें होती हैं उनमें लकड़ियों का यूज़ होता है, तनों का यूज़ होता है, वो भी पेड़ों के जो मोटे मोटे तने होते हैं उनका। नीचे वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। अगर आप पीछे के पेपर लगा के देखें पिछले सालों के सीटेट के तो ये ज़रूर क्वेश्चन आया हुआ है। पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल क्या होती हैं? इनमें 6 स्वेटरों के बराबर की गर्मी होती है। बताइए 6 स्वेटर पहन के जितनी गर्मी मिलेगी उतनी एक पश्मीना शॉल से मिल जाती है। एक पहाड़ी बकरी की खास नस्ल के बालों से ये बनती है। ये जो पश्मीना की शॉल होती हैं ये एक पहाड़ पर एक बकरी पाई जाती है जो कि खास नस्ल की है, उसी के बालों से बनती है, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर जो रहती है उसकी खाल से बनती है, बालों से। एक साल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं, इसलिए बहुत महंगे हैं। देखिए ये जो पश्मीना की शाल होती हैं इनके लिए कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की जाती है, परंपरागत तरीके से हाथों से बनाई जाती हैं, इसलिए ये काफ़ी महंगी हैं। आप सामने देख ही सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक साल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं। बताइए पश्मीना की जो शाल होती हैं वो काफ़ी गर्म शाल होती हैं और इनको बनाने में 250 घंटे लग जाते हैं एक साल को बनाने में, इसलिए बहुत महंगी होती हैं। और वो भी सभी तरह की भेड़ बकरियों की बालों से नहीं बन जाती हैं। एक ख़ास तरह की बकरी होती है जो कि पहाड़ों पर पाई जाती है, जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई तक रह सकती है, उसी की नस्ल और मतलब उसी नस्ल की बकरी के बालों से ये तैयार होती है। तो जो पश्मीना की शाल है इसके बारे में आप ये याद रख सकते हैं। बकरी का 8 बाल हमारे 1 बाल के बराबर होता है। बताइए ये जो बकरी है इसके जो 8 बाल आप मिलाएंगे तो हम लोगों के 1 बाल के बराबर होगा। यानी कि सोचिए कितना पतला बाल होता होगा, उसको कितनी मुश्किल से ये लोग हाथों से बना पाते होंगे। तो 250 घंटे में तैयार हो पाती है एक पश्मीना की शॉल। तो ये बहुत ही गर्म होती हैं, 6 स्वेटर के बराबर इनमें गर्मी होती है। तो ये था कुछ इसके बारे में। आगे देखते हैं दोस्तों, वीडियो लाइक करते चलिएगा और शेयर भी कर दीजिए। सभी को बांटेंगे तभी आपको अच्छा मिलेगा, आपका भी रिज़ल्ट अच्छा आएगा। आप निश्चिंत होकर इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको सब कुछ यहीं पे मिलेगा, अच्छे से तैयारी हो पाएगी आपकी। साथियों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बाकी हैं, आप बिल्कुल छोड़ के इधर उधर मत भागिए। कोई और वीडियो देखने लगे या फिर कहीं और बंद करके चले गए तो वो नहीं, आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, निश्चिंत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे दिया हुआ है ज़मीन जो होती है उसका उपजाऊ करने का वो दिया हुआ है तरीका। जैसे जड़ें जो होती हैं, पत्ते होते हैं, शाखाओं के सड़ने से भी ज़मीन उपजाऊ होती है। वहीं केचुए जो होते हैं ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं, आपने देखा होगा मिट्टी ही खाते हैं,
मिट्टी ही खाते हैं, छोटे छोटे से छेद बना देते हैं, तो उनसे ज़मीन ढीली हो जाती है और पानी भी उनमें अंदर जाता है, जिससे वो उपजाऊ बन पाती है। वैसे भी केचुआ को जो है किसान का मित्र बोला जाता है, आपको पता ही होगा। आगे दिया हुआ है झूम खेती के बारे में। तो जो झूम खेती है वो मतलब किस तरह की होती है, आपको पता होगा। झूम खेती में वो लोग क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं ज़मीन को। मतलब जैसे किसी भी जगह पे जंगल था, पूरा जंगल जला दिया, साफ़ कर दिया, फिर उसके बाद में वो पूरा जंगल जल गया तो वहाँ पे वो खेती करेंगे। फिर खेती करने के बाद उसे खाली छोड़ के चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर कोई दूसरा जंगल ढूंढेंगे, उसको भी पूरा जला देंगे। इस टाइप से की जाती है, तो उसे ही झूम खेती बोलते हैं। आगे दिया हुआ है चराओ। चराओ जो है ये एक प्रकार का नृत्य होता है जो कि मिज़ोरम में होता है। ये कब होता है, फसल काटने पे। आपसे सीटेट में पूछ लेगा कि फसल के काटने पर कौन सा नृत्य किया जाता है मिज़ोरम में, तो आप चराओ बताएंगे। या फिर इस तरीके से भी पूछ सकता है, चराओ मतलब किस जगह पे होता है फसल काटे जाने पे, तो मिज़ोरम में। कई तरह से पूछ सकता है। आगे दिया हुआ है ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। 9th 10th में साइंस में आपने पढ़ा होगा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। तो ये ऑस्ट्रिया के थे। इनका जन्म 1882 में हुआ था। मटर के पौधों में आनुवंशिकता की खोज की थी, जोड़ों में। ये सब आपने पहले पढ़ रखा है 9th 10th में, वही यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट शुरू होने वाला है, ये पूरा देखते चलिएगा, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ये जो दिया हुआ है कि मतलब कौन सी जगह पे बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं, जैसे कहाँ से बांस से बने पुल से जाते हैं, कहाँ ट्राली से जाते हैं, कहाँ पे सीमेंट के पुल से जाते हैं, वल्लम क्या होता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एकदम ध्यान से पूरा देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है स्कूल जाने के लिए अलग अलग राज्यों में प्रयोग किए जाने वाले माध्यम। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है बांस से बना पुल। बांस और रस्सी से बना हुआ जो पुल है वो असम राज्य में प्रयोग किया जाता है स्कूल जाने के लिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है। अत्यधिक बारिश होने के कारण असम में बांस और रस्सी से बने हुए पुल प्रयोग में लाए जाते हैं। वहाँ के बच्चे जो हैं वो इन्हीं से स्कूल जाते हैं, इन्हीं पुल के माध्यम से, इन पुल को पार करके। आगे दिया हुआ है ट्राली। ट्राली जो है वो लद्दाख में यूज़ की जाती है, स्कूल जाने के लिए बच्चे यूज़ करते हैं, तो ये लद्दाख में यूज़ की जाती है। चौड़ी घाटी व गहरी नदी खाई को पार करने के लिए। आपने टीवी में देखा होगा, लंबे लंबे से तार बंधे होते हैं एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे, और बीच में एक ट्रॉली सी लगी रहती है छोटी सी, उसमें 2-3 लोग बैठे होते हैं, वो धीरे धीरे सरकती हुई जाती है हवा में, तो उसी को वही चीज़ है। आगे देख लेते हैं। सीमेंट का पुल जो है ये तो अपने यहाँ ही यूज़ किया जाता है, जहाँ जो लोग मैदान में रहते हैं, सामान्य मैदानी क्षेत्रों में। पहाड़ों पे भी कई जगह जहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत समतल है, वैसे पहाड़ों पे ये मत याद रखिए, आप सामान्य मैदानी क्षेत्रों में ही याद रखिए सीमेंट का पुल। अब नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्लम। वल्लम क्या होता है, वल्लम जो होता है वो एक लकड़ी की छोटी नाव होती है। लकड़ी से एक विशेष तरह की नाव छोटी सी बनाई जाती है, उसे ही वल्लम बोलते हैं, और ये केरल में प्रयोग की जाती है। तो आपसे पूछेगा वल्लम कहाँ प्रयोग की जाती है या वल्लम क्या है, तो वल्लम लकड़ी की छोटी नाव है जो कि केरल राज्य में प्रयोग होती है। आगे दिया हुआ है ऊँट गाड़ी। ऊँट गाड़ी जो होती है, ऊँट सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं, तो इसलिए वहीं ऊँट गाड़ी यूज़ होगी, आसानी से आप पता लगा लेंगे। तो ऊँट गाड़ी जो है उसका प्रयोग राजस्थान में किया जाता है। बैलगाड़ी का प्रयोग सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है। साइकिल जो होती है वो दूर दराज के स्कूल वाले क्षेत्रों में यूज़ की जाती है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऊपर का जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। बर्फ़ पर चालक उत्तर की पहाड़ियों पर हाथ पकड़कर। ये जो बर्फ़ पर है, मतलब जैसे बर्फ़ पर वो फिसलते हुए जाते हैं स्कैटरिंग टाइप में, तो वही दिया हुआ है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे आगे देख लेते हैं। वहीं आगे दिया हुआ है ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, ये उत्तराखंड में होते हैं, ये सब आप पता लगा सकते हैं। आगे कुछ पक्षियों के बारे में दिया हुआ है, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। एक पक्षी की आँखें उसके सिर पर होती हैं। मतलब जो पक्षी होते हैं उनकी आँखें सिर पे होती हैं, और कान और उनके कान पंखों के नीचे छिपे हुए होते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी पक्षी के कान आपको बाहर की ओर नहीं दिखाई देते हैं, वो विकसित हुए होते हैं, लेकिन वो अंदर की ओर होते हैं, उनके पंखों के नीचे ढके हुए होते हैं, जिनसे वे सुन सकते हैं। लिजार्ड यानी छिपकली, छिपकली जो होती है उसकी भी यही विशेषताएं हैं
कि उसकी भी आंखें सर पे होती हैं और उसके भी कान अंदर की ओर छिपे होते हैं, विकसित हुए होते हैं, लेकिन बाहर से नहीं दिखते। मगरमच्छ की आंखें भी ऐसी ही होती हैं, छिपी हुई कान होते हैं। मतलब मगरमच्छ की आंखें तो सामने से दिखती हुई हैं, उसके भी कान छिपे हुए होते हैं, लेकिन सभी के कान होते हैं, ये आप याद रखें। तो ये कुछ पक्षी और मतलब जानवरों के बारे में विशेषताएं थी। आगे देखते हैं। जानवर जो होते हैं उनके शरीर पर पैटर्न बालों के कारण होते हैं। जैसे आपने जानवरों के देखा होगा, गिलहरी को ही ले लीजिए। गिलहरी के आप जो रेखाएं देखते हैं उसकी पीठ पे बनी रहती हैं डिज़ाइनदार ऐसे ऐसे धारियाँ सी गिलहरी के ऊपर, तो वो उसके बालों के कारण होते हैं। उसके बालों की अलग अलग संरचना के कारण होती हैं, जगह जगह पे बाल उगे होते हैं तरह तरह के, तो उनसे ही वो बन जाते हैं। तो वो जो जानवरों की पैटर्न बन जाता है वो बालों के कारण ही होता है, बिना बालों के कोई पैटर्न नहीं होता। ये देखिए यहाँ पे पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि जो जानवरों के शरीर पे जो धाराएं रेखाएं बन जाती हैं वो किस कारण बन जाती हैं, तो आप बताएंगे उनके बालों के कारण। जिन जानवरों के कान व बाल शरीर पर हों वे जन्म देते हैं। मतलब जिनके बाहर से कान दिखाई दे जाते हैं या फिर बाल दिखाई दे जाते हैं तो वो जन्म देते हैं बच्चों को। और वहीं जिन जानवरों के कान बाहर से नहीं दिखते वे अंडे देते हैं। आप आसानी से पता लगा सकते हैं। कबूतर को देखते हैं, कबूतर के कान बाहर से नहीं दिखते हैं ना, तो वो अंडे देता है। और वहीं आप गिलहरी को देखते हैं तो गिलहरी के कान दिखते हैं बाहर से, चूहे के कान दिखते हैं तो वो बच्चों को जन्म देते हैं। सिंपल, ये ऐसे याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ भाषाएं दी हुई हैं। मलयालम जो है वो केरल की भाषा है। मलयालम केरल की भाषा है। कोंकणी कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गोवा में, केरल के कुछ भागों में बोली जाती है। वहीं मराठी महाराष्ट्र में, गोवा में, दमन द्वीप में, दादर नगर हवेली में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है, आप आसानी से पता लगा लेंगे। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों में बोली जाती है, लेकिन मेन रूप से कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। तो ये कुछ भाषाएँ थीं जो कि आपने देखी। फिर उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है ट्रेन टिकट के बारे में। साथियों यहाँ पे कुछ ट्रेन टिकट के बारे में दिया हुआ है कि ट्रेन टिकट पे क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, ये पूछा जा सकता है। आपने देखा होगा पहले पुराने ज़माने में वो पीले वाले टिकट मिलते थे। किस किस को याद है कमेंट करके मुझे बताइए, किस किस ने ट्रेन पे जब यात्रा की है तो वो पीला वाला टिकट ख़रीदा है। या फिर अपना कोई किस्सा नीचे शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं मुझे। मैं उसको अपनी तरफ से एक हार्ट भी दूंगा, हृदय भी दूंगा और उसको लाइक भी करूँगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं किस किस ने पीला वाला टिकट देखा है। मैंने तो फ़िलहाल देखा है। तो वो जो टिकट होता है उस पर क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं वो आपको बताना है यहाँ पे। ट्रेन टिकट को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें ट्रेन टिकट का नंबर, ट्रेन का नंबर लिखा होता है कि जिस ट्रेन का वो टिकट है, साथ में यात्रा शुरू होने की डेट व समय दिया होता है। मतलब जिस डेट को आपने वो टिकट लिया है उसकी दिनांक वहाँ पे पड़ा होगा और समय भी दिया होगा। साथ में बर्थ व कोच नंबर पड़ा होता है। इसके अलावा उस पर आपको कॉस्ट दिया होता है, किराया दिया होता है कि कितना किराया है। साथ में डिस्टेंस दी होती है कि आपको कितने किलोमीटर तक जाना है, वो भी उसमें दर्ज होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि ट्रेन के टिकट पे लिखी होती हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने इस तरीके का टिकट देखा है, पीला वाला। वैसे आजकल तो सफ़ेद वाले वो आते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।